नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित चौधरी और सक्सेस प्लस अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आधुनिक विश्व इतिहास के सबसे महानतम सेनापति माने जाने वाले फ्रांस के मिलिट्री जर्नल और एम्परर रहे नेपोलियन बोनापार्टे की जीवनी और इनके शासन के बारे में। तो दोस्तों, 18वीं शताब्दी का आखिरी दशक और 19वीं शताब्दी का जो पहला दशक था वो नेपोलियन बोनापार्टे का दौर माना जाता है। इस समय नेपोलियन बोनापार्टे ने पूरे यूरोप के देशों के नाक में दम करके रखा था, चाहे वो ग्रेट ब्रिटेन हो, चाहे रशिया हो, चाहे प्रूशिया हो, चाहे ऑस्ट्रिया हो। इन सभी देशों के साथ इन्होंने बड़े बड़े मिलिट्री कैंपेन करे हैं और बहुत सारे मिलिट्री कैंपेन में इनको सक्सेस भी मिली है। तो आप सभी को पता होगा कि 18वीं शताब्दी का जो आखिरी दशक था, स्पेशली बात करूं तो 1789 से लेकर 1799 का जो टाइम था वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का दौर था। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में मैंने सेपरेट वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया भी था कि ये जो फ्रांस की क्रांति थी ये विश्व इतिहास में कितनी मायने रखती है, कितना इसका सिग्निफिकेंस है और ये बहुत कुछ लेके आई दुनिया को, इसने बहुत कुछ सिखाया। तो इसीलिए ये जो समय था ये ना केवल फ्रांस की हिस्ट्री के लिए बल्कि पूरे विश्व इतिहास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दौर था। स्पेसिफिकली बात करूं तो यूरोप के इतिहास के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण दौर था। उस दौर में नेपोलियन बोनापार्टे का राइज होता है। और इनका राइज कैसे होता है? एक मिलिट्री कमांडर के तौर पे होता है जिन्होंने बहुत सारी लड़ाइयों में यूरोप के बड़े बड़े देशों को हराया है। उसके बाद ये फ्रांस की क्रांति जब खत्म होती है उसके बाद नेपोलियन बोनापार्टे जो हैं यहाँ के मिलिट्री डिक्टेटर बन जाते हैं। उसके बाद ये एम्परर बन जाते हैं। उसके बाद इनका साम्राज्य विस्तार होता है और साम्राज्य विस्तार की भी एक सीमा होती है। उसके बाद इनका डिक्लाइन होता है। तो बेसिकली यहाँ पे हम नेपोलियन बोनापार्टे के राइज से लेकर उनके फॉल तक की पूरी कहानी को डिस्कस करेंगे। कौन थे नेपोलियन बोनापार्टे, कहाँ से आए थे, कौन कौन से मिलिट्री कैंपेन करें और उसके बाद राजा कैसे बने और उसके बाद डिक्लाइन कैसे हुआ, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो नेपोलियन बोनापार्टे का जो समय है 1769 से 1821 के बीच में जिंदा रहे। इस समय जन्म हुआ और 1821 में इनकी मृत्यु हुई। इनको नेपोलियन फर्स्ट भी कहा जाता है और ये फ्रेंच मिलिट्री लीडर थे। ये एक एम्परर भी रहे थे जिन्होंने 19वीं शताब्दी में यूरोप के बहुत बड़े भूभाग के ऊपर रूल किया था। और इनका जन्म कोर्सिया के एक आयरलैंड पे हुआ था, आगे मैं आपको मैप में दिखाऊंगा। और यहाँ पे उसके बाद फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान ये इन्होंने अपने मिलिट्री स्किल्स की वजह से बहुत पॉपुलर हुए, बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी। उसके बाद 1799 में इन्होंने कू किया, मतलब तख्ता पलट किया और खुद मिलिट्री डिक्टेटर बन गए और 1804 में बन गए राज्य के एम्परर, यानी कि बादशाह बन गए फ्रांस के। उसके बाद इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। साम्राज्य के विस्तार के बाद इन्होंने फाइनली 1812 में रशिया के ऊपर इन्वेजन किया, जो कि इनकी बहुत बड़ी गलती थी। वैसी गलती इन्होंने भी करी जैसे सेकेंड विश्व युद्ध में किसने की थी? हिटलर ने। रशिया के ऊपर इन्वेजन कोई भी करके ज़्यादा सफल हो नहीं पाया है आज तक, क्योंकि रशिया की जो सर्दियाँ हैं और रशिया का जो उस समय का वॉर टैक्टिक्स थे उसमें कोई भी उसको पार नहीं कर पाता था। उनके वॉर टैक्टिक्स क्या थे और किस तरह से ये इसके बाद डिक्लाइन होता है वो हम आगे बात करेंगे। तो ये आप एक्सटेंड देखिए, नेपोलियन का जो एम्पायर था उसका एक्सटेंड देखिए। ये फ्रांस था जहां से साम्राज्य की शुरुआत हुई और इसी फ्रांस के बाद आप देखिए ये जो नेपोलियन के जो कंट्रोल में स्टेट थे ग्रीन कलर के, ये जो ग्रीन कलर में आपको कन्फ्रंटेशन ऑफ रायन रिवर के आसपास का जो क्षेत्र है यहाँ पे एक कन्फ्रंटेशन बना दिया था होली रोमन अंपायर को तोड़ के। तो इस साम्राज्य के आसपास के बड़े बड़े क्षेत्रों को इन्होंने जीता है। स्पेन को जीत लिया। उसके अलावा यहाँ पे देखिए नेपल्स का जो किंगडम था इटली में, इसको भी जीत लिया। मैंने आपको जब आपको मैं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और यूनिफिकेशन ऑफ इटली बता रहा था तभी भी मैंने आपको जिक्र किया था कि नेपोलियन ने क्या कुछ किया कन्फ्रंटेशन ऑफ राइन में, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय पे भी बताया था। लेकिन अब आपको और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जब हम इस एस्पेक्ट को नेपोलियन के एंगल से देखेंगे, तो और अच्छे से चीज़ें भी आपको क्लियर होंगी। उसके बाद इनका 100 डे कैंपेन होता है, आखिरी कैंपेन था ये, इसके बारे में बात करेंगे। और लास्ट में फाइनल जो इनका बैटल होता है, बैटल ऑफ वाटरलू। वाटरलू में लड़ाई होती है इनकी और उस लड़ाई में ये फाइनली हार जाते हैं। उसके बाद इनको एग्जाइल पे भेज दिया जाता है, सेंट हेलेना आयरलैंड पे भेज दिया जाता है और वहां पे जाके ये 51 साल की एज में 1821 में मर जाते हैं। इनकी डेथ के ऊपर भी काफ़ी कंट्रोवर्सीज हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इनको जहर दिया गया था, धीरे धीरे करके इनको जहर दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, उसके बाद इनकी जान चली गई। और जो ज़्यादातर इतिहासकार हैं वो इस बात से सहमत हैं कि इनको पेट का कैंसर था, उसकी वजह से इनकी डेथ हुई। चलिए बात करते हैं फाइनली अर्ली लाइफ की, जीवन की शुरुआती हिस्से से लेके आखिरी हिस्से तक हमें जाना है। जन्म कहाँ हुआ? कोर्सिया आइलैंड पे। कोर्सिया आइलैंड देखिए कहाँ पे है, ये आपको फ्रांस दिख रहा है। आज समय का मॉडर्न मैप आपको विश्व इतिहास में विश्व का जो मैप है उसमें आपको यूरोप का मैप ऐसा दिखेगा। इसमें यह है कोर्सिया। कोर्सिया आइलैंड जो है ये 18th सेंचुरी में फ्रांस के कंट्रोल में आया ही था और यहीं पे इनका जन्म होता है। इसी कोर्सिया आइलैंड का एक छोटी सी जगह थी जिसका नाम था एजाक्यू। यहाँ पे जन्म होता है। इनके पिता का नाम होता है कार्लो बोनापार्ट और इनकी माँ का नाम होता है मैरी लेटिजेई।
इनकी घर पे इनका जन्म होता है। कार्लो बोनापार्ट जो है वो एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिस्ट और लॉयर होते हैं, जिनका अच्छा रुतबा भी होता है इस क्षेत्र में, और इनकी जो नोबिलिटी होती है, कोर्शियन नोबिलिटी, इनके साथ इनके संबंध होते हैं। तो बोनापार्ट फैमिली जो है उसके पास ठीक ठाक वेल्थ होती है, पैसे वाले लोग होते हैं ये। तो अच्छे घराने में इनका जन्म हुआ। कब जन्म हुआ? 15 अगस्त 1769 को, ठीक है, इस समय इनका जन्म होता है। उसके बाद क्या होता है, एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में मिलिट्री एजुकेशन ली इन्होंने, और मिलिट्री के तौर पे आप जानते भी, इनकी पहचान भी एक मिलिट्री कमांडर के तौर पे है। तो 1779 में इन्होंने क्या किया, ब्रायन नाम की एक, ब्रायन शहर में मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन करी। शुरुआत में ये फ्रांस चले गए थे, मेनलैंड फ्रांस चले गए थे, वहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज सीखी और बहुत सारी चीज़ें और भी सीखी अर्ली लाइफ में। लेकिन उसके बाद पर्शियन इकोल रॉयल मिलिट्री जो ये जो नाम है, ये आपको पर्शियन आपकी फ्रेंच लैंग्वेज में है, इसलिए मैं इसको सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा। लेकिन यहाँ पे इन्होंने एडमिशन लिया 1784 में, और जो कोर्स इन्होंने किया लेफ्टिनेंट का, वो इन्होंने 1.5 साल में कंप्लीट कर दिया। जिस कोर्स को लोग 3-3 साल कंप्लीट करने में लगा जाते हैं, उसको 1 से 1.5 साल में इन्होंने कंप्लीट कर लिया, और सेकंड लेफ्टिनेंट की इनको पोस्ट मिल गई, इनको डिग्री मिल गई एक तरह से आर्टिलरी में। नाम हो गया, बड़ा नाम हो गया आर्टिलरी में, इनके पास एक तरह से मिलिट्री की पढ़ाई कर चुके थे ये। उसके बाद होता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 से 1799 के बीच में। उस दौरान क्या होता है, इनका राइज होता है। पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशन का थोड़ा सा मैं आपको बता दूं क्या था। वैसे तो आप पूरा वीडियो देखिएगा, 1 घंटे का फ्रेंच रिवॉल्यूशन मैंने बताया है, बहुत कुछ हुआ इस रिवॉल्यूशन में, फ्रांस की क्रांति में। तो ये वर्ल्ड हिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट माना जाता है, जो कि 1789 से 1799 के 10 साल के दौर में हुआ। इसमें ये जो रिवॉल्यूशन था, ये सच्चे मायने में एक रिवॉल्यूशन था। रिवॉल्यूशन क्या होता है कि रिवॉल्व कर जाए कोई चीज, जैसी थी उसी स्थिति में आ जाए। तो रिवॉल्यूशन क्या है? देखिए, इसमें रिवॉल्यूशन में क्या होता है कि शुरुआत में मोनार्की होती है। मोनार्की में यहाँ पे बर्बन डायनेस्टी रूल कर रही होती है। बर्बन डायनेस्टी के राजा जो होते हैं उस समय वो रूल कर रहे होते हैं, जिनका नाम होता है लुईस 16। लुईस 16 के साम्राज्य के कार्यकाल में लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। उनका जो काम था वो बढ़िया नहीं था, और ये बहुत ही ज़्यादा डेस्पोट रूलर हुआ करते थे, जो कि अपने लोगों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते थे और अपने ही बारे में सोचते थे, बहुत ही अपनी लाइफ जीते रहते थे अय्याशी वाली। तो लोगों ने यहाँ पे विरोध कर दिया। उसके बाद ये जो मोनार्की है ये हट गई और रिपब्लिक बन गया। रिपब्लिक बन गया। 3 साल आते आते जो फ्रांस है वहां से मोनार्की हटके रिपब्लिक बन गया। लेकिन रिपब्लिक के दौर में भी बहुत सारी अलग अलग चीजें हुई। अब मैं इसको बताता हूं कि किस तरह से रिवॉल्व हुआ। सबसे पहले बर्बन डायनेस्टी के राजा लुई 16 रूल कर रहे थे। उसके बाद एक बार एक बड़ी सभा हुई थी जिसमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करवाने थे, लेकिन राजा ने मना कर दिया और जो शाही लोग थे उन्होंने मना कर दिया। तो वहां पे स्टेट जनरल असेंबली होती है 1789 में। तो टेनिस कोर्ट ओथ ली जाती है। टेनिस कोर्ट ओथ में जो आम लोग हैं, जनता होती है, जो पॉलिटिशियन होते हैं, आम आदमी के जो रिप्रेजेंटेटिव, वो एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि वो अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे और इस डायनेस्टी को खत्म कर देंगे, मोनार्की को खत्म कर देंगे। उसके बाद नेशनल असेंबली का फॉर्मेशन होता है, जो कि अपना खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है, अपने तरीके से वो रिवॉल्यूशन को चलाने की तरीका चलाते हैं। रिवॉल्यूशन का दौर होता है। 1791 आते आते जो है यहाँ पे मोनार्की का रूल जो है वो ऑलमोस्ट समाप्त हो जाता है और लेजिस्लेटिव असेंबली बनती है, एक तरह से संसद बनती है और इनका नया संविधान लिखा जाता है। लेकिन ये लेजिस्लेटिव असेंबली भी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाती और उसके बाद एक बड़ा पावरफुल ग्रुप होता है जो जिनका नाम था, मतलब नाम मैं भूल रहा हूं, मैक्समिलियन रॉबिन्सपियर, सॉरी। इनके दौर में क्या होता है, रेन ऑफ टेरर चलता है। रेन ऑफ टेरर मतलब आतंक का दौर चलता है और नेशनल कन्वेंशन बन जाती है। इस समय पे जो पुरानी लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको हटा दिया जाता है और इन लोगों के हाथ में पावर आ जाती है और इसमें हजारों लोगों के कत्लेआम किए जाते हैं। जो भी रिवॉल्यूशन के खिलाफ है उसको मारा जाता है, गियोटिन किया जाता है, एक ऐसी मशीन जिसमें व्यक्ति की गर्दन को उड़ा दिया जाता है। जब भी उस एक मशीन के नीचे डाल के एक पट्टा सा आता है, ऊपर से ब्लेड आती है, कट से कर दिया जाता है। मैंने आपको बताया था। उसके बाद डायरेक्टरी रूल आता है। डायरेक्टरी रूल कैसे आता है? नेशनल कन्वेंशन हटने के बाद 5 डायरेक्टर जो मिलकर रूल करते हैं, नेशनल असेंबली, एक नया संविधान आता है। उसके बाद 1799 में फाइनली मिलिट्री कू होता है, मतलब एक तख्ता पलट होता है जिसमें जो मिलिट्री है, जिसमें नेपोलियन बोनापार्टे जिसको लीड कर रहे होते हैं, उसकी लीडरशिप में मिलिट्री कू होता है और यहाँ पे डायरेक्टरी रूल को हटा के नेपोलियन बोनापार्ट खुद जो है डिक्टेटर बन जाता है। उसके बाद नेपोलियन जो है 1804 में आके अपने आप को बादशाह घोषित कर देता है, एम्परर घोषित कर देता है फ्रांस का। उसके बाद बहुत सारे मिलिट्री कैंपेन होते हैं, यूरोप के अलग अलग क्षेत्रों में अपने राज्य का विस्तार किया जाता है। फाइनली 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू होता है और वाटरलू में नेपोलियन की हार हो जाती है। नेपोलियन हारने के बाद फिर से वही बर्बन डायनेस्टी के राजा, जहां पे लुई 16 थे, अब लुई 18 जो है फिर से राजा बन जाते हैं। तो एक सच्चा रिवॉल्यूशन, एक सच्चा
चक्कर हुआ कि नहीं, रिवॉल्यूशन क्या हुआ, रिवॉल्व करके आया ना वहीं पे जहां पे मोनार्की थी, सबसे पहले लुई 16 थे, रिपब्लिक बना, डिक्टेटरशिप आई और उसके बाद फिर से यहां पे एम्परर बन गया कौन, लुई 16 का आगे चलने वाला वंश, बर्बन डायनेस्टी का ही एक और राजा लुई 18। तो एक सच्चे मायने में ट्रू रिवॉल्यूशन था। तो इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया है, इसको आप जरूर देखिएगा, जिसमें आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें क्या होता है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर किस तरह से राइज होगा अब नेपोलियन बोनापार्टे का, इसको हम देखेंगे। तो 1790 के दशक कंप्लीट होते होते, पहले क्या है, नेपोलियन पहले अपने ही कोर्शियन आयरलैंड पे रहता था, वहां पे मिलिट्री लीडर तो था ही और वहां पे इसका प्रभाव भी था, लेकिन बाद में ये प्रभाव खत्म हो गया। कोर्सिया के एक गवर्नर थे जिनका नाम था पाउली, पाउली के साथ इनके संबंध खराब हो गए, तो बोनापार्टे फैमिली जो है वो इस आयरलैंड को छोड़ के फ्रांस में चली गई और अब नेपोलियन अपनी मिलिट्री ड्यूटी पे जा चुका था। नेपोलियन बोनापार्टे जब ड्यूटी पे गया, यहीं से उनका राइज होता है। 1792 से फ्रांस की जो रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट थी, रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट जो कि क्रांति चाहती थी, सत्ता में राजा को हटाना चाहती थी, वो रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट जो बनी हुई थी वो अलग अलग मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में फंसी हुई थी यूरोप के अलग अलग देशों के साथ। कारण क्या था, बहुत सारे ऐसे देश जो थे, जो कि जैसे ऑस्ट्रिया है, ब्रिटेन है, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहते थे कि लुई 16 की जो सत्ता है वो जाए और यहाँ पे किसी भी तरीके से जो फ्रांस है वो एक रिपब्लिकन स्टेट बने, क्योंकि उनको भी ये चीज का डर लग रहा था कि अगर फ्रांस में इतनी बड़ी क्रांति हो गई तो कल को ये क्रांति हमारे देशों में भी फैल सकती है और हमारी भी सत्ता जा सकती है। इसीलिए फ्रांस की क्रांति के खिलाफ थे यूरोप के बहुत सारे देश। इसीलिए फ्रांस की रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट ने, जो उस समय की क्रांतिकारी सरकार थी, उसने इन देशों के खिलाफ ही अपने मिलिट्री कैंपेन शुरू कर दिया और कहा कि आप हमारे इंटरनल मैटर्स में कैसे हस्तक्षेप कर सकते हो, आप हमारे राजा का तख्ता बचाने के लिए हमारे लोगों के ऊपर किस तरह से अत्याचार कर सकते हो। इसीलिए ये लड़ाइयां हुई और इसमें नेपोलियन ने इन लड़ाइयों को लीड किया। 1796 आते आते फ्रांस की आर्मी ने बहुत बड़ी बड़ी आर्मीज को हरा दिया था, स्पेशली ऑस्ट्रिया की आर्मी को। ऑस्ट्रिया के साथ इनके राजा लुई 16 के रिलेशन हुआ करते थे, उनकी रानी ऑस्ट्रिया से थी, तो ऑस्ट्रिया जो है वो इस क्रांति के एकदम खिलाफ था। तो फ्रांस की जो रिवॉल्यूशनरी सरकार थी वो ऑस्ट्रिया के खिलाफ थी और ऑस्ट्रिया को इन्होंने इस लड़ाई में हराया। उसके बाद ऑस्ट्रिया और फ्रांस के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई जिसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ कॉम्पो फॉर्मियो। ये कॉम्पो फॉर्मियो जो होता है, इसमें फ्रांस को टेरिटोरियल गेन होता है, फ्रांस को बहुत बड़ा भूभाग जो है जो यहाँ पे ऑस्ट्रिया के कंट्रोल में था वो इनको मिल जाता है ट्रीटी कॉम्पो फॉर्मियो में। उसके बाद नेपोलियन जो है एक पावरफुल मिलिट्री लीडर के तौर पे उभर के आता है। लेकिन जो पहले की जो सरकार थी, जो कि आप जानते हैं, मैंने अभी आपको बताया, ये जो नेशनल असेंबली के समय था और लेजिस्लेटिव असेंबली का समय था, इस समय मिलिट्री आर्मी में ये बहुत सारी आर्मीज में इन्वॉल्व था। लेकिन उसके बाद नेशनल कन्वेंशन का दौर आया, नेशनल कन्वेंशन में भी इसको एक पावर मिल गई। उस समय क्या होता है कि मैक्समिलियन रॉबिन्सपियर, जो कि एक जैकोबिन क्लब का लीडर होता है, ये सत्ता में आ जाता है। और इस समय जैकोबिन क्लब जो है ये एक काफी रूथलेस तरीके से अपना जो टेरर है, रुइन ऑफ टेरर का जो दौर है उसको चलाता है। और इसमें बेसिकली जो भी आदमी इस रिवॉल्यूशन के खिलाफ है, जो इनको एनिमी नजर आता है, उसको गियोटिन कर दिया जाता है। एक ऐसी मशीन जिसमें यहाँ आदमी को लेटाया जाता है और उसके ऊपर एक ब्लेड आती है जिससे उसकी गर्दन कट जाती है। तो इस तरीके से मैक्समिलियन रॉबिन्सपियर ने लगभग 15 से 20 हजार लोगों को इस क्रांति के दौर में मारवाया। रेन ऑफ टेरर इसीलिए इसको कहा जाता है। लेकिन इस रेन ऑफ टेरर में नेपोलियन ने अपना कांटा निकाल लिया और नेपोलियन के इस समय रिलेशन जो थे ऑगस्टिन रॉबिन्सपियर के साथ थे, जो कि मैक्समिलियन रॉबिन्सपियर के भाई थे। इनके साथ इनके अच्छे संबंध थे, इसीलिए इनको अपनी रैंक जो है उसको बढ़ाने में मदद मिली। अब जो है ये ब्रिगेडियर जनरल बन चुके थे आर्मी में नेपोलियन, क्योंकि हर दौर में नेपोलियन का जो प्रभाव था वो बढ़ता ही जा रहा था। चाहे नेशनल असेंबली का टाइम हो, चाहे बाद में डायरेक्टरी रूल हो, चाहे मैक्समिलियन रॉबिन्सपियर का दौर हो, हर समय पे जो नेपोलियन है इनका ओहदा बढ़ता ही जा रहा है। क्यों? एक तो जनता का सपोर्ट था, दूसरी तरफ जितने भी विदेशी देशों के ऊपर अटैक करने थे उसमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा फायदा उठा रहे थे नेपोलियन, अपना राइज कर रहे थे। नेपोलियन किसी भी लड़ाई में हार नहीं रहे थे शुरुआती समय में। उसके बाद रॉबिन्सपियर का दौर जो है वो भी खत्म होता है, रॉबिन्सपियर सत्ता से हट जाते हैं, रॉबिन्सपियर को भी गियोटिन कर दिया जाता है उनके भाई ऑगस्टिन के साथ 1794 में, और ये जो रेन ऑफ टेरर है ये समाप्त हो जाता है। लेकिन उसके बाद जब लोगों को पता चलता है कि नेपोलियन के भी संबंध थे ऑगस्टिन और रॉबिन्सपियर के साथ, तो नेपोलियन को भी एक बार के लिए सजा दी जाती है, उनको हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है। हाउस अरेस्ट करने के बाद कुछ समय बाद 1795 में इनको बाहर निकाला जाता है। और उसके बाद 1795 में नेपोलियन ने क्या किया कि जो भी रॉयलिस्ट लोग थे, जो भी राजा के पक्ष के लोग थे,
उनको सप्रेस करने में इनको जो डायरेक्टरी रूल के जो लोग थे, जो भी अभी सत्ता में आए थे, उनकी मदद करी, मतलब रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट की मदद करी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट जो है इनके काम से खुश हो गई और इनको मेजर की रैंक दे दी गई। अब डायरेक्टरी रूल में भी आगे आगे, रॉबिन्सवेयर के दौर में भी आगे थे, पहले के समय पे भी आ लेते। तो बेसिकली ये है कि ये नेपोलियन का जो ग्राफ है वो बढ़ता ही जा रहा है, नेपोलियन का जो पावर है वो बढ़ता ही जा रहा है, उनका राइज जो है वो पावर में बढ़ता ही जा रहा है। ये इनका टाइम हो रहा था। उसके बाद क्या होता है, डायरेक्टरी रूल जो चल रहा था, जैसे मैंने आपको बताया 1795 से चल रहा था 1799 के बीच में लगभग। तो इस समय डायरेक्टरी रूल में 5 लोगों का एक ग्रुप हुआ करता था जो कि पूरे फ्रांस को गवर्न करता था। उनके अंडर और भी लोग हुआ करते थे, लेकिन मेनली ये 5 लोग डायरेक्टर हुआ करते थे। तो 1795 से ये चल रहा था। तो इन्होंने क्या करा, डायरेक्टरी रूल वाले लोगों ने, इन्होंने कहा कि नेपोलियन को कि आप इंग्लैंड के ऊपर इन्वेजन कर दो। इंग्लैंड के ऊपर इन्वेजन करना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। इंग्लैंड की जो उस समय की रॉयल आर्मी थी वो बहुत ही, रॉयल नेवी जो थी वो बहुत ही ताकतवर थी। तो इसीलिए नेपोलियन ने कहा कि अभी हम इंग्लैंड के साथ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनकी जो रॉयल नेवी है वो बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर है, हमें उसके लिए और ज़्यादा प्रिपेयर होने की ज़रूरत है। उसने उस समय कहा कि इस समय हमारे पास एक सही तरीका ये है कि हम इजिप्ट के ऊपर अटैक कर दें, और इजिप्ट भी जो है कहीं ना कहीं उस समय ब्रिटेन के कंट्रोल में था थोड़ा, तो इजिप्ट के ऊपर कंट्रोल करने की इन्होंने बात करी। तो उसके बाद बैटल ऑफ पिरामिड्स होता है। बैटल ऑफ पिरामिड्स में जो यहाँ पे 1798 में पहुंच जाते हैं नेपोलियन बोनापार्टे इजिप्ट, और इजिप्ट में जाके ये इजिप्ट की जो मिलिट्री रूलर्स हैं उनके ऊपर एक, इनके मामलुक रूलर हुआ करते थे उस समय इजिप्ट में, इनके ऊपर विक्ट्री हासिल करते हैं, जीत हासिल करते हैं। उसके बाद इनको एडवांटेज मिला हुआ था, लेकिन उसके बाद क्या होता है, जो ब्रिटेन की जो रॉयल नेवी है उसने आके इन्वेजन किया, अटैक किया फ्रांस की आर्मी के ऊपर, और फ्रांस की आर्मी को काफ़ी खदेड़ भी दिया था उस समय। अब ये वापस लड़ाई लड़ सकते थे। बैटल ऑफ नाइल के बाद एक तरह से एक नेपोलियन की आर्मी जो है थोड़ी बैकफुट पे चली गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी इनके पास कुछ एडवांटेज थे, लेकिन इन्होंने उस लड़ाई को कंटिन्यू नहीं किया। इसी दौरान 1799 में नेपोलियन ने ओटोमन अंपायर के जो सीरिया वाले भूभाग पे इन्होंने अटैक कर दिया। आप जानते हैं कि ये ओटोमन अंपायर था जो कि अपने ग्रेटेस्ट एक्सटेंट पे आपको दिख रहा है। उस समय सीरिया जो है ओटोमन अंपायर के कंट्रोल में था, और इसके ऊपर भी यहाँ से फ्रांस से आके इन्होंने अटैक कर दिया। तो इतना बड़ा रूट आके इन्होंने ओटोमन पे भी अटैक किया, इजिप्ट के ऊपर भी अटैक किया, और यूरोप में तो ये अटैक कर ही रहे थे। तो ये वाला हिस्सा जो है यहाँ पे इन्होंने आके अटैक कर दिया। अब सीरिया वाला हिस्सा इनके कंट्रोल में आ चुका था कुछ हद तक, तो ये चाहते तो इजिप्ट के ऊपर फिर से अटैक कर सकते थे, लेकिन इन्होंने इजिप्ट के ऊपर आके फिर से अटैक नहीं किया, क्योंकि उस समय बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो ख़राब हो चुकी थी फ्रांस की। अब डायरेक्टरी रूल से भी लोग जो हैं वो खुश नहीं थे, डायरेक्टरी रूल से भी खुश नहीं थे। तो नेपोलियन ने सोचा कि अब टाइम आ गया है सत्ता को संभालने का, तो वो इजिप्ट से और अपने ओटोमन के क्षेत्र से आर्मी को लेके फिर फ्रांस चला गया। फ्रांस जाने के बाद क्या होता है, अब देखिए फ्रांस जाने के बाद होता है तख्ता पलट। तख्ता पलट के बारे में बात करेंगे, लेकिन थोड़ी सी बात कर लेते हैं इनकी मैरिज और इनके चिल्ड्रन के बारे में। तो 1796 में नेपोलियन ने एक विधवा औरत थी, इनसे बड़ी थी, लगभग 6-7 साल बड़ी थी, उससे शादी की थी, जिसका नाम था जोसेफिन। जोसेफिन से शादी की, उनके कुछ बच्चे भी थे, 2 टीनेजर बच्चे भी थे। लेकिन उसके बाद एक डेकेड निकलने के बावजूद भी नेपोलियन को जोसेफिन के साथ कोई भी बच्चा नहीं हुआ, जिसकी वजह से जोसेफिन के साथ उन्होंने अपनी शादी को कैंसिल कर दिया, एन्यूल कर दिया, और उसके बाद उन्होंने नई शादी करी, जिसका नाम था, उस लेडी का नाम था मैरी लुइस। मैरी लुइस के साथ इन्होंने शादी की 1810 में, जो कि ऑस्ट्रिया के एम्परर की बेटी थी, और उसी से इनको बेटा हुआ जिसका नाम था नेपोलियन फ्रांसिस्को जोसेफ चार्ल्स बोनापार्टे, जिसको नेपोलियन सेकंड कहा जाता है। इसको रोम का राजा इन्होंने बना दिया था, 1811 में इसका जन्म होता है। तो ये इनके शादी का मैं आपको बता रहा हूँ, शादी और चिल्ड्रन की बात हो गई है। फाइनली ये नेपोलियन सेकंड है और ये नेपोलियन फर्स्ट है, इनके पिता हैं ऑब्वियसली। नेपोलियन फर्स्ट को तो आप जानते ही हैं, नेपोलियन बोनापार्टे। फाइनली होता है द कू ऑफ 18 ब्रूमेई। 18 ब्रूमेर क्या है, ये ब्रूमेर जो है ये मंथ हुआ करता था, फ्रांस के कैलेंडर के हिसाब से इनका एक मंथ हुआ करता था, उस महीने में ये कैलेंडर कू हुआ था, तख्ता पलट हुआ था। तो नवंबर 1799 में क्या होता है, ये तख्ता पलट होता है। नेपोलियन अपने मिलिट्री के जो खास मिलिट्री जर्नल्स होते हैं उनको ले जाके ये जो डायरेक्टरी रूल था इसको हटा दिया जाता है। डायरेक्टरी रूल ये जो 5 डायरेक्टर हैं उनको हटा के और एक नया तरीके से संविधान लिखवाने की बात होती है, और नए तरीके से फ्रांस को गवर्न करने की बात होती है, जिसको कहा जाता है
कंसुलेट रूल। कंसुलेट मतलब 3 कंसुलेट बनेंगे, 3 कंसुलेट में नेपोलियन जो है वो फर्स्ट कंसुलेट बन जाता है। कंसुलेट मतलब 3 लोगों का। अब डायरेक्टर रूल था पहले, उसमें जब 5 लोग काम करते थे, अब 3 लोग काम करेंगे। उसमें फर्स्ट कंसुलेट जो है वो नेपोलियन बन गए, जिसको राय देंगे ये 2 कंसुलेट। और कंसुलेट जो है 2 नीचे वाले भी ज़्यादा महत्वपूर्ण थे नहीं, मेन नेपोलियन ही था। तो नेपोलियन बेसिकली अब मिलिट्री डिक्टेटर बन चुका था पूरे फ्रांस का। जून 18, लेकिन लोग अभी तक खुश थे, उनको लग रहा था कि नेपोलियन ही हमारा भला कर सकता है, क्योंकि उन्होंने पिछले 10 साल में बहुत कुछ सहन किया था। राजा की पहले शासनकाल को सहन किया, तो वो तो बहुत ही बुरा दौर था। उसके बाद इन्होंने रेन और टेरर को भी बर्दाश्त किया, तो बहुत कुछ इन्होंने बर्दाश्त किया। और नेपोलियन इनका हीरो बन चुका था अभी तक, क्योंकि उसने बहुत सारी मिलिट्री कैंपेन्स में फ्रांस को विजयी हासिल करवाई थी। तो अभी तक नेपोलियन उनका हीरो था। लेकिन नेपोलियन का दौर भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है कि उन्होंने ऐसा है कि फ्रांस की जनता बहुत ज़्यादा खुश हो गई हो। उसके दौर में जनता जो है एकदम ही अच्छे से चल रही थी। उसके बाद फर्स्ट कंसुल बनने के बाद क्या होता है, जून 1800 में बैटल ऑफ मारेंगो होता है। बैटल ऑफ मारेंगो में बेसिकली क्या होता है कि फ्रांस का जो सबसे बड़ा एनिमी था उस समय ऑस्ट्रिया, जो कि हमेशा राजा का पक्ष लेता था, राजा की सत्ता को रिस्टोर करना चाहता था। उसके साथ इनकी लड़ाई हुई और ऑस्ट्रियंस को यहाँ से भगा के इन्होंने इटली तक भगा दिया। इतना खदेड़ा कि बैटल ऑफ मारेंगो में फाइनली ऑस्ट्रिया की बुरी तरह से हार हुई। उसके बाद नेपोलियन ने अपना पहला काउंसिल होने के बाद एक और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी किया था, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। और इसी दौरान ट्रीटी ऑफ अमेनीज हुई 1802 में ऑस्ट्रिया के साथ और ब्रिटिश के साथ। इनके साथ हुआ कि ब्रिटिश लोग भी इनके साथ अब पीस चाहते थे। और हालांकि ये जो पीस है वो ज़्यादा लंबे समय तक चली नहीं, शांति प्रस्ताव था एक तरीके की, दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। लेकिन उस समय की 2 बड़ी महाशक्तियां थी, फ्रांस और ब्रिटेन, तो इनके बीच में तो कॉन्फ्लिक्ट होना ही था। और वो कॉन्फ्लिक्ट आगे चल के हुआ भी। ये 3 काउंसिल थे, जिसको कॉन्सुलेट रूल कहा जाता है, जिसमें नेपोलियन खुद पहले लीडर थे, उसके बाद 2 काउंसुलेट और हुआ करते थे जो कि इस पूरी रिजिम को चलाते थे। फिर इस फ्रांस का रिकंस्ट्रक्शन हुआ, रिफॉर्म्स लाए गए, नेपोलियन के रिफॉर्म्स जो होते हैं। तो रिफॉर्म्स में क्या किया गया कि सेंट्रलाइज गवर्नमेंट चलाई गई सबसे पहले, कि सरकार पूरी तरह से सेंट्रलाइज करी जाएगी, सेंट्रल अथॉरिटी के पास सबसे ज़्यादा पावर होगी। बैंकिंग और एजुकेशन क्षेत्र में रिफॉर्म्स किए गए। उसके अलावा साइंस और आर्ट्स के क्षेत्र को भी प्रमोट किया गया, सपोर्ट किया गया। उसके बाद जो पोप के साथ रिलेशन थे, जो कि वॉर और टेरर और जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान खराब हो गए थे, वॉर और टेरर में तो बहुत सारे चर्चेज को तोड़ दिया गया था, सोचिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में एक चीज़ ये भी थी ना कि धार्मिक लोग, जो पादरी लोग थे, उनके पास पावर ज़्यादा थी। और पादरी लोगों के पास पावर ज़्यादा होने की वजह से लोग जो है वो नाराज़ थे उनसे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, तो पोप के साथ भी रिश्ते ख़राब हो गए। कैथलिक रिलीजन को फ्रांस बहुत ज़्यादा मानता था। रोम के कैथलिक रिलीजन को ये लोगों ने अडेप्ट कर रखा था, उसको काफ़ी प्रोटेक्ट भी करते थे। तो अब क्या करता है, फिर से वही स्थिति आती है नेपोलियन के टाइम पे, और पोप के साथ रिलेशंस को सुधारा जाता है। अब क्या होता है, नेपोलियनिक कोड और एम्परर ऑफ फ्रांस की बात करते हैं। नेपोलियनिक कोड क्या है, फ्रांस का एक लीगल सिस्टम लाया जाता है नेपोलियन के द्वारा, जो कि आगे आने वाले समय में फ्रांस के सिविल कोड का आधार भी बना। और ये जो नेपोलियनिक कोड है, हालांकि फ्रांस की रिवॉल्यूशन में बहुत सारे संविधान में बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी आ चुकी थी, लिबर्टी फर्टर्निटी जैसे आइडियाज़ आ चुके थे, रिपब्लिक का आइडिया आ चुका था, बहुत सारी चीज़ें हो चुकी थी। लेकिन ये फ्रांस के जो सिविल कोड है, इसके अंदर इन्होंने बहुत सारे अमेंडमेंट करवाए, इसी को नेपोलियनिक कोड कहा जाता है। 1802 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, और इसमें क्या कर दिया कि नेपोलियन को लाइफ टाइम के लिए फर्स्ट काउंसिल बना दिया गया। खुद ही बना दिया ऑब्वियसली, कि वो जब तक जिंदा है तब तक फर्स्ट कंसुल रहेगा और कोई नहीं बन सकता। 1804 में फाइनली इस कंसुलेशन के सिस्टम को भी, कंसुलेट गवर्नमेंट को भी हटा दिया, और खुद 1804 में नेपोलियन खुद को एम्परर घोषित कर देता है। एक बहुत बड़ी सेरेमनी होती है कैथेड्रल में, जो कि नॉर्थ डेम पेरिस के पास पड़ता है। वहाँ पे ये एक बहुत बड़ी सेरेमनी होती है कि नेपोलियन जो है वो अब फिर से बादशाह बन चुका है, और अब फिर से मोनार्की इस्टेब्लिश हो गई है पूरे फ्रांस के अंदर। तो पहले जो रिवॉल्यूशन हुआ था, बहुत सारे लोग ये चाहते थे कि फ्रांस के अंदर एक रिपब्लिकन स्टेट बने, वो जो सपना है वो इनका फिर से चूर चूर हो गया। ये क्रांति कंप्लीट हुई 1804। वैसे तो 1799 में ही जब मिलिट्री डिक्टेटर बन गया था तो क्रांति समाप्त मान ली जाती है, और 1804 में ये एम्परर फिर से बन ही जाता है। तो ये नेपोलियन बोनापार्टे एम्परर बनने के बाद, और उसके बाद क्या होता है, नेपोलियन का रेन चलता है, नेपोलियन का रूल कैसे चलता है। 1803 से लेकर 1815 के बीच में फ्रांस बहुत सारी लड़ाइयों में इन्वॉल्व होता है, जिसको नेपोलियनिक वॉर कहते हैं। नेपोलियनिक वॉर मतलब जिसमें नेपोलियन ने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए इन राज्यों के साथ लड़ाई लड़ी। तो सबसे पहले फ्रांस के इस क्षेत्र से शुरुआत हुई थी,
और उसके बाद यहाँ पे होली रोमन एम्पायर हुआ करता था, उसको तोड़ के इन्होंने कन्फेडरेशन ऑफ राइन वाले क्षेत्र को अपने कंट्रोल में ले लिया। किंगडम ऑफ इटली को बहुत सारे हिस्सों को तोड़ के अपने कंट्रोल में ले लिया। यहाँ पे नेपल्स इनके कंट्रोल में हुआ करता था। यहाँ पे आपको पता ही है रोम का वो वेटिकन सिटी वगैरह है, पोप का बहुत ज़्यादा यहाँ पे इन्फ्लुएंस होता था, पोप इनके संपर्क में था ही। किंगडम ऑफ स्पेन जो है वो इनके कंट्रोल में आ चुका था। ग्रैंड डकी ऑफ वॉर्शो भी है इनके कंट्रोल में आ चुका था। तो बहुत सारे जो क्षेत्र हैं वो इनके कंट्रोल में आ चुके थे। नेपोलियन के विरोध में ये वाले देश थे, जैसे कि ब्रिटेन आपको दिखेगा, यहाँ पे स्वीडन आपको दिखेगा, यहाँ पे रशिया इनके खिलाफ दिखेगा, पोर्टुगीज इनके खिलाफ दिखेंगे। तो बहुत सारे दो देश हैं वो इनके खिलाफ थे या फिर इन्होंने जीत लिए थे। दो ही तरीके की चीज़ें थी। इसी दौरान इन्होंने क्या किया, क्योंकि लड़ाइयों में बहुत पैसा लगता है, तो इन्होंने अपना लुजियाना वाली जो टेरिटरी थी जो कि नॉर्थ अमेरिका में थी, उसको अमेरिका को बेच दिया। ये जो लुजियाना जो वाला जो क्षेत्र है, आज के समय अमेरिका का हिस्सा है, यूएसए का, ये फ्रांस के पास हुआ करता था इनके कॉलोनियल दौर में। ये इन्होंने इनको बेच दिया। बेचने के बाद क्या होता है कि इनको पैसा मिला तो उसको वॉर में काम में लेंगे। 15 मिलियन डॉलर में इन्होंने इसको बेचा था। लुजियाना परचेज के नाम से इसको जाना जाता है। उसके बाद 1805 के अक्टूबर महीनों में ब्रिटिश और नेपोलियन के बीच में एक बैटल ऑफ त्राफगार होता है, और उसी साल दिसंबर महीनों में नेपोलियन के साथ एक और बड़ा युद्ध होता है जिसको कहते हैं बैटल ऑफ ऑस्ट्रेलिज। ये बैटल ऑफ ऑस्ट्रेलिज जो है ये इनकी ग्रेटेस्ट विक्ट्री मानी जाती है। ग्रेटेस्ट विक्ट्री इसलिए क्योंकि इसमें ऑस्ट्रिया और रशिया दोनों को एक साथ हरा दिया था इसने। दोनों को हराने के बाद क्या होता है कि ये जो होली रोमन अंपायर वाला जो मैंने आपको बताया था कि होली रोमन अंपायर ये था, इसका मैंने इतिहास भी आपको बताया है। ये होली रोमन अंपायर जो है रोमन अंपायर नहीं था। रोमन अंपायर के साथ इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा। रोमन अंपायर के नाम से आपको 3 नाम मिलेंगे। एक तो रोमन अंपायर था जो कि पहले के समय पे हुआ करता था, उसका इतिहास मैंने बताया। फिर ईस्टर्न रोमन अंपायर जिसको बैजेंटाइन अंपायर बताया था मैंने, वो भी इतिहास बताया। ये होली रोमन अंपायर था, ये अलग था, जो कि जर्मन स्टेट्स को मिलकर एक एम्पायर बना हुआ था। तो ये होली रोमन अंपायर था, इसको तोड़ के कन्फ्रेंटेशन ऑफ राइन बना दिया गया। और ये होली रोमन अंपायर जो है धीरे धीरे यहाँ पे डिक्लाइन कर गया। ऑस्ट्रिया प्रूशिया जैसे देश जो है इससे निकल के आ गए और कन्फ्रेंटेशन ऑफ राइन का हिस्सा बन गए। इससे क्या होता है कि यूरोप में, स्पेशली सेंट्रल यूरोप में, पूरा प्रभाव जो है वो नेपोलियन का बढ़ चुका था। और नेपोलियन का दौर था ये, इसमें कोई कही नहीं जा सकती, इस बात को पूरी तरह से आप मान सकते हैं। उसके बाद 1806 आते आते बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई ब्रिटेन के खिलाफ, इकोनॉमिक वॉरफेयर भी हुए, जिसकी वजह से कॉन्टिनेंटल सिस्टम लाया गया। कॉन्टिनेंटल सिस्टम क्या था इसके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा, जिसमें ब्रिटिश ट्रेड को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया जाए। और ये कॉन्टिनेंटल सिस्टम ना केवल यूरोप में बल्कि भारत तक इसका प्रभाव था, इसकी बात हम करेंगे। 1807 में क्या होता है, रशिया की हार के बाद फ्रीडलैंड में जब प्रूशिया के साथ लड़ाई लड़ी थी, अलेक्जेंडर फर्स्ट उस समय राजा थे, तो इनके साथ एक ट्रीटी हुई जिसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ टिलसिट। ट्रीटी ऑफ टिलसिट जो है इसका प्रभाव भी भारत तक पड़ा है। इस ट्रीटी ऑफ टिलसिट में क्या हुआ मैं आपको थोड़ा सा बता ही देता हूं। देखिए, फ्रांस ने अटैक किया रशिया के ऊपर, इस क्षेत्र के ऊपर, और इस क्षेत्र में रशिया और ये प्रूशिया जो है ये हार गए। उसके बाद एक ट्रीटी ऑफ टिलसिट होती है। ट्रीटी ऑफ टिलसिट में रशिया और फ्रांस जो है वो हाथ मिला लेते हैं और कहते हैं कि हम एक दूसरे के ऊपर लड़ाई नहीं करेंगे। इवन हम क्या करेंगे, ग्रेट ब्रिटेन को टारगेट करेंगे। ग्रेट ब्रिटेन का जहां जहां पे भी साम्राज्य है उसको हम ब्लॉक करेंगे। ब्लॉक करने के बाद उस क्षेत्र को अपने कंट्रोल में लेंगे, इनका व्यापार नहीं करने देंगे। और व्यापार ये भारत के साथ भी कर रहे थे, तो भारत के साथ भी इन्होंने इस ट्रीटी ऑफ टिलसिट का प्रभाव पड़ा। ईरान के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ा कि ब्रिटेन को ब्लॉक करने के चक्कर में रशिया और फ्रांस जो है एक दूसरे का हाथ मिला रही थी। उसमें टीपू सुल्तान जो है नेपोलियन को लेटर लिख रहा था, आपको याद होगा कर्नाटिक वॉर में मैंने आपको पढ़ाया था। टीपू सुल्तान ने कहा था कि वो नेपोलियन की मदद लेके किसी भी तरीके से भारत में यूनाइटेड किंगडम का जो प्रभाव है उसको ऑलमोस्ट खत्म कर देंगे। हालांकि इसमें इनको सक्सेस नहीं मिली। क्यों नहीं मिली उसकी भी बात करेंगे। रशिया इससे पीछे हट गया। नेपोलियन जो है इजिप्ट की लड़ाई में हार गया। नेपोलियन जो है आगे चल के रशिया के ऊपर ही अटैक कर देता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से यूनाइटेड किंगडम का कुछ भी नहीं, बाल भी बांका नहीं हो पाया, और इवन फ्रांस और रशिया को इसका नुकसान उठाना पड़ा। तो ये जो ट्रीटी ऑफ टिलसिट हुई उसमें इन्होंने ये सोचा था कि हम पूरी तरह से कॉन्टिनेंट कर देंगे, ब्रिटिश ट्रेड को एक तरह से ब्लॉक कर देंगे। तो ये एक इनकी पॉलिसी थी कि ब्रिटेन को किसी के साथ ट्रेड ही नहीं करने देंगे, तो अपने आप ही ब्रिटेन की जो इकोनॉमी है वो धराशायी हो जाएगी। तो ये चीज़ें उस समय पे भी चल रही थी। आज के समय बहुत बड़े बड़े सैंक्शंस लगाए जाते हैं ना किसी देश के ऊपर, जैसे रशिया के साथ आजकल लड़ाई चल रही है, रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, उसमें रशिया के ऊपर बड़े बड़े सैंक्शंस लगा दिए गए। ये भी तो एक पॉलिसी है जिसमें कंटेन कर दिया जाता है किसी भी देश के जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको पूरी तरह से बर्बाद करने की कोशिश की जाती है। तो उसी तरीके से इन्होंने यूनाइटेड किंगडम के साथ करने की कोशिश करी, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया। फाइनली 1809 में फ्रांस और ऑस्ट्रिया के साथ भी एक लड़ाई होती है जिसको बैटल ऑफ
वैग्राम कहते हैं, इसमें भी नेपोलियन की जीत हुई और बहुत बड़ा क्षेत्र जो है ऑस्ट्रिया का इनके कंट्रोल में आ गया। उसके बाद फाइनली क्या होता है, नेपोलियन अपनी पूरी सत्ता के दौरान क्या करता है, फिर पहले तो फ्रेंच ऑटोक्रेसी स्टैब्लिश करता है। पहले के समय पे क्या था, ऑटोक्रेसी ही थी, मतलब एम्पररशिप जब चलती थी, लुई 16 था तभी भी तो यही चलता था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान ये एलिमिनेशन हो गया था ऑटोक्रेसी का, और वहाँ पे रिपब्लिकन भी स्टेट भी बन गया था, लेकिन उस चीज़ को फिर से हटा के यहाँ पे ऑटोक्रेसी हुई, डिक्टेटरशिप आई, एम्परर बना और अपने हिसाब से, अपने साम्राज्य के विस्तार के हिसाब से वो चलता था। नोबिलिटी के जो लोग थे, इनके जो शाही, इनके जो फ्रेंड थे, फैमिली थे, उन लोगों को बड़े बड़े पदों पर बिठाया गया। और ये सब चीज़ें इस समय पे भी हुई। नेपोलियन ने कोई ऐसा नहीं है कि अपने लोगों के लिए बहुत भला काम कर दिया, बस साम्राज्य का विस्तार कर रहा था, वो यही चीज़ें थी। 1810 में अगर आप नेपोलियन के साम्राज्य को देखें तो ये आपको नेपोलियन का साम्राज्य दिखेगा। मेनलैंड फ्रांस के आसपास का क्षेत्र, कन्फेडरेशन ऑफ राइन जो है इसके कंट्रोल में था। जो कंट्री इसके कंट्रोल में थे वो आपको दिख रहे हैं, फ्रांस है तो इनका खुद था, उसके अलावा कन्फेडरेशन ऑफ राइन, स्पेन, उसके अलावा किंगडम ऑफ नेपल्स, ये क्षेत्र इनके कंट्रोल में था। वो बहुत क्षेत्र जो इनके साथ लड़ाई में थे, तो यूनाइटेड किंगडम मेनली 1810 में इनके साथ लड़ाई में था। बाकी सारे देश जो है वो इनको नेपोलियन ऑलरेडी हरा चुका था। इधर पोर्टुगीज भी इनके लड़ाई में थे। इस क्षेत्र में एक लड़ाई होगी आने वाले समय में, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। अब नेपोलियन के डाउनफॉल की बात करते हैं, कैसे हुआ डिक्लाइन नेपोलियन का। अब फाइनली जब मैंने आपको बताया था कि कॉन्टिनेंटल जो सिस्टम था, ब्रिटेन को कंटेन करने की जो पॉलिसी थी, उसमें रशिया ने विड्रॉ कर लिया। उस पॉलिसी को विड्रॉ करने की वजह से यूरोप में भी विड्रॉ कर ली, एशिया में भी विड्रॉ कर ली, ईरान और भारत के वाले क्षेत्र में भी पूरी तरह से विड्रॉ कर ली। तो इस चीज़ से नेपोलियन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। नेपोलियन को गुस्सा आया कि अब क्या करें कि रशिया को इन्वेड कर देते हैं। तो 1812 के समर में नेपोलियन ने एक मैसिव आर्मी को रशिया में भेजा। अब रशिया की स्ट्रेटेजी क्या थी इसमें, रशिया ने सोचा कि हम अपनी आर्मी को फ्रंट पे नहीं लेके आएंगे, अपनी बाउंड्रीज पे नहीं लेके आएंगे, फ्रांस की आर्मी को अंदर आने दो, नेपोलियन कहाँ तक अंदर घुसेगा देख लेते हैं। जितना अंदर घुसेगा उतना ही फंसता जाएगा, और अंदर आने के बाद हम आराम से रिटेलिएट कर सकते हैं। अपने घर के अंदर तो कोई भी किसी को भी हरा सकता है ना, तो वही चीज़ इन्होंने अपनाई। तो रिटेलिएट करने के लिए इन्होंने अपने जो अंदर बुलाते गए, और नेपोलियन की जो आर्मी है वो रशिया के अंदर घुसती चली गई, फंसती चली गई। जैसा कि नेपोलियन के समय पे हुआ था, वैसा ही आगे चल के हिटलर के समय पे दूसरे विश्व युद्ध में हुआ है। तो अंदर जाने के बाद आप जानते हैं कि इतनी तो प्रिपेयर्ड थी नहीं आर्मी, कहाँ तक, कितना लंबा यहाँ से चल के और यहाँ तक मॉस्को तक आर्मी पहुँच चुकी थी, हजारों किलोमीटर तक पहुँच चुकी थी। तो आर्मी जो है वो इतनी ताकतवर नहीं थी, इतने उनके पास हथियार नहीं थे, वो यहाँ तक अपनी आर्मी के पूरे कैंपेन को लीड कर पाए। खाने पीने का सामान खत्म हो रहा था, पीछे से सप्लाई ब्लॉकेड कर दी थी। अब यहाँ तक आर्मी को पहुँचा दिया, ठीक है, लेकिन अगर यहाँ से ब्लॉक कर दिया जाए, पीछे से अगर यहाँ पे रशिया अपना ब्लॉकेड कर दे, तो यहाँ के आगे वाली जो आर्मी है उसकी सारी सप्लाई कट जाएगी। यही इन्होंने किया। तो ये करने के बाद क्या हुआ, नेपोलियन को बहुत घाटा हुआ, और एक बैटल ऑफ बोरोडिनको है, बैटल ऑफ बोरोटिनो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लड़ाई थी। इसमें नेपोलियन की लगभग, मतलब बहुत बड़ा डिक्लाइन था, बहुत बड़ा डाउनफॉल था। नेपोलियन की आर्मी जो है मॉस्को तक पहुंच चुकी थी। मॉस्को तक पहुंचने के बाद इनको लगा कि हम तो राजधानी पहुंच गए हैं, लेकिन राजधानी पहुंचने पे क्या हुआ, पूरी जो शहर है, मॉस्को शहर है, पहले से ही यहाँ पे जनता नहीं थी, जनता को पहले से ही इवैक्यूएट कर लिया गया था। उसके बाद शहर को आग लगा दी रशियंस ने, और उसके बाद चारों तरफ से घेर लिया गया नेपोलियन की आर्मी को। नेपोलियन की आर्मी अब फंस चुकी थी, अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। नेपोलियन सरेंडर करने के बिल्कुल मूड में नहीं था, तो सरेंडर किया नहीं नेपोलियन ने। सरेंडर नहीं किया तो उसके बाद नेपोलियन को जो रशिया की हार्श विंटर है जिसका सामना पड़ा, कितनी भयंकर सर्दी पड़ती है रशिया की सर्दियों में, आप पता होगा आपको, जिसका नुकसान आगे हिटलर को भी उठाना पड़ा था। उसके बाद लोग जो है, इसकी जो आर्मी के लोग हैं, वो भूखमरी से मर गए, और उनको मॉस्को से निकलने का रास्ता तक नहीं मिल रहा था, लेकिन वो सरेंडर नहीं कर रहे थे। और इसका नतीजा ये भुगतना पड़ा कि नेपोलियन की 6 लाख आर्मी में से 5 लाख आर्मी जो है वो मॉस्को से कभी निकल ही नहीं पाई, सिर्फ 1 लाख लोग जो है वापस पहुंच पाए, 5 लाख लोग मारे गए। इतना बड़ा ये लड़ाई था, इतना बड़ा वॉर था, जिसमें रशिया के सामने लड़ाई करने की वजह से नेपोलियन का बहुत बड़ा नुकसान हो गया। मिलिट्री ने यहाँ पे, रशियन मिलिट्री ने इनका बाद में मर्सीलेसली इनको मारा भी, बहुत अग्रेसिव तरीके से इनको रिटेलिएट भी किया। पहले तो फंसाया, अपने देश के अंदर बुलाया, अंदर तक घुसने दिया, उसके बाद इनको ब्लॉकेड करके सर्दियों का इंतजार किया, और उसके बाद इनको मारा। तो ये इनकी स्ट्रेटजी थी। ये स्ट्रेटजी इन्होंने आगे चल के सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी अपनाई है, और यहाँ पे नेपोलियन के खिलाफ भी अपनाई है। फिर उसके बाद पेनिनसुलर वॉर होता है, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था।
स्पेन और पोर्टुगीज वाले जो क्षेत्र है वहाँ पे एक पेनिनसुलर वॉर होता है, जिसमें स्पेन, पोर्टुगीज और ब्रिटिश मिल के फ्रांस की आर्मी के खिलाफ युद्ध चलाते हैं, एक बड़ा कैंपेन चलाते हैं इल्बेरियन पेनिनसुला के ऊपर। तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि ज़्यादातर आर्मी उस समय रशिया में होती है, तो यहाँ का ज़्यादा फ़ायदा जो है ये पेनिनसुलर वॉर में पोर्टुगीज और ब्रिटेन उठा लेते हैं। उसके बाद 1813 में बैटल ऑफ लिपजिंग जो होता है, ये भी एक इम्पोर्टेंट बैटल है, जिसमें बहुत सारे जो नेशंस मिल के कोalition जो बनाते हैं, जिसमें ऑस्ट्रिया, प्रूशिया, रशिया और स्वीडन के जो ट्रूप हैं नेपोलियन की फोर्सेस को हरा देते हैं। तो नेपोलियन के लिए अब बड़ी लड़ाइयाँ थी जिसमें उनकी हार हो रही थी। पहले के समय पे कंटिन्यूसली जीत हासिल हो रही थी, लेकिन अब उसको हार का सामना करना पड़ रहा था। 1814 के मार्च महीने में फाइनली पेरिस को भी कैप्चर कर लिया गया। जो कोलिशन फोर्सेस हैं उन्होंने पेरिस को कैप्चर कर लिया और पेरिस जो है इनके कंट्रोल में आ चुका था। तो ये बैटल ऑफ लिपजिंग था, जिसमें नेपोलियन जो है वो चारों तरफ से घिर चुका था। चारों तरफ से इसकी जो फोर्सेस हैं, रशिया, ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया, ये सारे देश जो है मिलके नेपोलियन को इस युद्ध में हरा चुके थे। अब नेपोलियन को यहाँ से भागना पड़ा। 6 अप्रैल 1814 को नेपोलियन को अपने 40 साल के आसपास की एज में अपना तख्त जो है, अपनी सत्ता जो है छोड़ के भागना पड़ा और इसको एग्जाइल पे भेज दिया गया। एक ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ फ्रंटोब्लियू। फ्रंटिबली जो होती है ये, इसमें एग्जाइल पे भेज दिया जाता है। एल्बा नाम का एक आयरलैंड है इटली के कोस्टल एरिया में, वहाँ पे इनको मेडिटेरियन के पास भेज दिया जाता है और एक छोटा सा क्षेत्र इनको दे दिया जाता है कि इस क्षेत्र में आप अपना रूल चलाओ, और ऑस्ट्रिया में इनकी वाइफ और इनके बच्चों को भेज दिया जाता है। तो इस तरीके से एक तरीके से ये जो इनकी पूरा जो रूल है उसको एक बार के लिए समाप्त कर दिया जाता है। ये फर्स्ट एब्डिक्शन था। अभी भी हार नहीं मानी थी नेपोलियन ने। 26 फरवरी 1815, लगभग 8-9 महीने के बाद ही नेपोलियन जो है इस क्षेत्र को, एल्बा वाले क्षेत्र को छोड़ के फ्रांस वापस चला जाता है अपने 1000 सपोर्टर्स को लेके। 1000 सपोर्टर्स को लेके जब 20 मार्च को यहाँ पे पेरिस पहुंचता है, तो लोग बहुत दिल खोल के इनका स्वागत करते हैं। चीयरिंग क्राउड जो है वो इनका सपोर्ट करती है, वेलकम करती है बहुत ही अच्छे से। उस समय राजा बन गया होता है लुई 17। लुई 17 नेपोलियन के आते ही भाग जाता है, डर जाता है वो कि अब तो नेपोलियन वापस आ गया है, तो नेपोलियन के सामने उसकी कोई ज़्यादा हैसियत होती नहीं है। तो नेपोलियन अब अपना 100 डे कैंपेन शुरू करता है। 100 डे कैंपेन मतलब 100 दिन में इसका टारगेट ये था कि जो भी इसके विदेशी दुश्मन देश हैं उनको हराना है एक एक करके। तो अब सभी देशों को भी पता चल गया है कि नेपोलियन फ्रांस फिर पहुंच चुका है। तो ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, प्रूशिया, रशिया, इन सभी देशों ने मिलकर सोचा कि हम अब एक बड़ा लार्ज स्केल इन्वेजन करेंगे फ्रांस के ऊपर और नेपोलियन को हराएंगे। ये इन्होंने प्लान कर लिया था। लेकिन नेपोलियन ने भी अपना प्लान कर लिया था, अपनी एक बड़ी आर्मी बना ली थी और इन्होंने सोचा था कि हम एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करेंगे। प्रीएम्प्टिव मतलब पहले ही कर देंगे, वो लोग अटैक करें उससे पहले ही हम अटैक कर देंगे। पहले ऑस्ट्रिया पे करेंगे, फिर ब्रिटेन पे करेंगे, प्रूशिया पे करेंगे, एक एक करके इन सबको हरा देंगे, फिर हम लास्ट में रशिया के ऊपर इन्वेजन करेंगे। तो इनका 100 डे कैंपेन था, लेकिन ये 100 डे कैंपेन जो है ये सफल नहीं हो पाया। 1815 के जून महीनों में जो कोलिशन फोर्सेस थी, ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया, इन सभी देशों ने मिलके क्या कर दिया, एक अटैक किया। सबसे पहले तो जून 1815 में नेपोलियन की आर्मी ने बेल्जियम के ऊपर अटैक कर दिया था, बेल्जियम को इन्वेड कर दिया था। उसके बाद ब्रिटेन और प्रूशिया की जो आर्मी है वहाँ पे पहले से मौजूद थी। उसके बाद इन सभी आर्मीज़ ने मिल के एक लड़ाई लड़ी 18 जून को, जिसको बैटल ऑफ वाटरलू कहा जाता है, जो कि ब्रुसेल के पास है। ब्रुसेल बेल्जियम की राजधानी इसके पास पड़ता है। इस आर्मी में फ्रेंच आर्मी को बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा और यहाँ से नेपोलियन पूरी तरह से पीछे हट जाता है, हार जाता है और इसके बाद उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। जून 1815 में 22 जून 1815 को क्या है, नेपोलियन को फिर से अब्डिकेट कर दिया जाता है और फिर से उसको जाना पड़ता है, छोड़ के अपना देश छोड़ के जाना पड़ता है। तो ये नेपोलियन की आर्मी थी और सामने से दोनों जो कोलिशन फोर्सेस की आर्मी थी, सभी देशों ने मिलके ब्रुसेल के पास वाटरलू में इस लड़ाई में नेपोलियन को हराया है। फाइनली नेपोलियन का यहाँ पे पूरी तरह से डिक्लाइन हो जाता है और अक्टूबर 1815 को नेपोलियन को यहाँ से अपने देश को भी छोड़ना पड़ता है और सेंट हेलेना, जो कि एक आयरलैंड था साउथ अटलांटिक में, यहाँ पे सेंट हेलेना है, ये ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में एक आयरलैंड हुआ करता था, यहाँ पे भेज दिया जाता है एग्जाइल पे, जहाँ पे इनकी 51 साल की एज में 5 मई 1821 को डेथ हो जाती है ड्यू टू स्टोमक कैंसर। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इनको जहर दिया गया था, धीरे धीरे करके जहर दिया जाता था ब्रिटिशर्स के द्वारा, उसके बाद इनकी डेथ हुई। लेकिन ज़्यादातर इतिहासकार ये मानते हैं कि इनको पेट का कैंसर था, जिसकी वजह से इनकी डेथ हो गई 51 साल की एज में। हालांकि उसके बाद नेपोलियन ने ये रिक्वेस्ट करी थी कि उनके मरने के बाद उनको अपने देश फ्रांस में जाके दफनाया जाए सेन रिवर के पास, लेकिन उसी आयरलैंड पे इनको एक बार के लिए दफना दिया गया और उसके बाद 1840 में आके
फ्रांस में इनके रिमेन्स को भेज दिया गया और वहाँ पे इनको लास्ट में वहाँ पे जाके दफनाया गया। तो पहले एक बार के लिए हेलेना द्वीप पे ही इनको दफनाया गया था, लेकिन बाद में वहाँ भेज दिया गया। ये चीज़ रही। होपफुली आपको नेपोलियन बोनापार्टे के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। नेपोलियन बोनापार्टे के जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव रहे हैं। शुरुआती समय में उनका सिर्फ राइज हुआ है, ऊपर गए हैं, बहुत सारी लड़ाइयाँ उन्होंने जीती हैं, लेकिन फाइनल जो इनका टाइम था 1810 के बाद, उनके बाद इनका डिक्लाइन हुआ है और आने वाले 5 साल में इन्होंने एक बार फिर से उठ खड़े हुए थे, लेकिन फिर इनकी हार हुई और फाइनली बैटल ऑफ वाटरलू के बाद नेपोलियन बोनापार्ट का इतिहास और इनका जो चैप्टर है वो क्लोज हो गया। होपफुली आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सक्सेस प्लस अकेडमी के बाकी प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़िएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे। सी यू नेक्स्ट वीडियो।